आप देख रहे हैं, मैं शालिनी कपूर तिवारी प्रयागराज में वहां मौजूद हूं जहां अतीक का पुश्तैनी घर था। आज यहीं से अतीक के बेटे का अंतिम संस्कार करने की जो तमाम प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी। जनाजा निकलेगा यहां से, लेकिन आज ये घर ही मात्र महत्वपूर्ण नहीं है। असद का जनाजा भले यहां से उठेगा, लेकिन असद का एनकाउंटर जहां पर हुआ था उस जगह की तस्वीरें भी आप तक पहुंचाना जरूरी है। और इसीलिए मेरी सहयोगी जसप्रीत मौजूद है वहां पर जहां एनकाउंटर हुआ था। एनकाउंटर वाली जगह पर ग्राउंड जीरो पर जसप्रीत है। तो इसके अलावा आपको सबीना दिखाई दे रही होंगी झांसी मेडिकल हॉस्पिटल के बाहर से, जहां पर असद का पोस्टमार्टम हुआ था और वहां से क्या खबरें निकल करके आई है, बॉडी क्या निकल चुकी है प्रयागराज के लिए या फिर नहीं, कौन बॉडी को लेने आया, कौन क्लेम करेगा, ये तमाम चीजें आप तक सबीना पहुंचाएंगी। ये सबसे महत्वपूर्ण 3 बड़ी जगह है जहां पर न्यूज 18 इंडिया की टीम मौजूद है। लेकिन अमित मेरे सहयोगी वो भी आपको इसी बुलेटिन में बताएंगे कि जहां मैं मौजूद हूं यहां से जनाजा निकलेगा तो, लेकिन जाएगा कहां को, कहां दफनाया जाएगा, वो पुश्तैनी कब्रिस्तान अतीक अहमद के परिवार का। वहां पर अमित मौजूद है, मेरे एक और सहयोगी मनोज है मेरे साथ जुड़े हुए, वो भी तमाम अपडेट इस मामले से जुड़ी हुई आपको देंगे। तो इस लिहाज से हम आपको ये बताएंगे कि अतीक और उसके परिवार का क्या हश्र हुआ है। हर जगह से ग्राउंड से रिपोर्ट आप तक हम पहुंचाते रहेंगे कि किस तरह से अतीक का घमंड टूटा है और आज वो भी टूट चुका है। बड़ी खबर इन सब के बीच जो मिल रही है वो आपको बता दें, अतीक अहमद से जब पूछताछ हुई है तो उसने कई राज उगले हैं। ये सबसे अहम खबर इस वक्त की, और ये भी उसने कबूल किया है कि आईएसआई कनेक्शन था उसका। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं। लश्कर तैयबा से संबंधों के ऊपर भी पूछताछ की गई अतीक अहमद से, और दिल्ली के बड़े नेता से भी मदद मिलने की बात कबूल किया अतीक अहमद ने जब पूछताछ उसके साथ की गई उस वक्त। ये भी आपको बताया कि पाकिस्तानों से हथियारों की तस्करी होती थी और वो मदद भी मिल रही थी अतीक के परिवार को। ये भी बड़ी खबर सामने आई है। इसके अलावा कई मददगारों का नाम भी अतीक ने बता दिया है पूछताछ में। तो सबसे बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। मेरे से होगी अमित इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनका हम लोग कर लेते हैं। अमित, पाकिस्तान से कनेक्शन, आईएसआई कनेक्शन, अपडेट क्या है इस पूरे मामले पर? देखिए, दरअसल सबसे पहले तो मैं आपको एक तस्वीर दिखा देता हूं कि इस वक्त अतीक अहमद और अशरफ दोनों से पूछताछ लगातार बदस्तूर जारी है और मैं इस वक्त थाने पे मौजूद हूं। थोड़ी देर पहले कब्रिस्तान पे था, वहां से तस्वीरें दिखाई। अब देखिए थाने के अंदर अतीक अहमद और अशरफ दोनों मौजूद है। 161 का बयान हुआ था अतीक अहमद का। अतीक अहमद ने अपने उस बयान में कहा था कि उसके कनेक्शन जो है वो आईएसआई से है। यही नहीं, लश्कर तैयबा से भी उसके कनेक्शन है और जो हथियार बरामद वहां से जो अपराध में इस्तेमाल किए जाते थे वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान से आते थे। पंजाब में जो ड्रोन के जरिए हथियार गिराए जाते थे और उसके बाद उसके गुर्गे जाते थे और उसे खरीदते थे। तो इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है। तो दूसरी तरफ अशरफ ने अपने इन्वेस्टिगेशन में, अपने 161 के बयान में पुलिस को यह बता दिया है कि उमेश पाल शूट आउट हुए, जो हथियार इस्तेमाल किए गए थे, जो पिस्तौल इस्तेमाल किए गए थे, वो सभी पिस्तौल जो है कहाँ छिपाए गए हैं उसे मालूम है। तो जाहिर तौर पर अशरफ को लेकर प्रयागराज पुलिस आज या कल यहाँ से लेकर निकल सकती है और लेकर जाएगी उस स्पॉट पे उन हथियारों को बरामदगी के लिए, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का ये बहुत बड़ा पार्ट है। तीसरी अहम बात असद अहमद के जो जनाजा है अंतिम नमाज तो बहुत सारे खुलासे हुए हैं। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। देखिए इस वक्त मैं एनकाउंटर वाली जगह पर मौजूद हूँ। सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाती हूँ, सीक्वेंस दिखाती हूँ, क्योंकि जो एफआईआर कॉपी सामने आई है, आप न्यूज 18 इंडिया पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखेंगे। यहीं पर एनकाउंटर हुआ था, यहीं पर मुठभेड़ हुई थी और अभी भी ये खून का धब्बा यहाँ पर पड़ा हुआ है। दरअसल यहाँ पर असद और गुलाम जो कि लाल और काले रंग की बाइक पर आते हैं, यहाँ पर उनका शव पड़ा हुआ था। ये अगर आप देखेंगे, अनिल आप उस तरफ दिखाइए, ये संकरा रास्ता है वो भागते हुए, क्योंकि पारीछा डैम से वो इस तरफ आए थे कच्चे रास्ते पे। और जैसा कि पुलिस ने कहा कि वो यहाँ से पुलिस पर, इस लोकेशन पर जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, अनिल इस तरफ आप तस्वीरें दिखाइए, यहाँ से वो पुलिस पर फायरिंग कर रहे थे, यहाँ पर जहाँ पर ये संकरा रास्ता है। और पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में इन पर गोलियां दागी, जिसमें पोस्टमार्टम हुआ। 3 घंटे तक पोस्टमार्टम हुआ, जिसमें असद की गर्दन में और सर में गोली लगी थी। और उसके बाद, क्योंकि अगर आप ये रास्ता देखेंगे ये सुनसान एरिया है, यहाँ से जो एक कच्चा रास्ता जा रहा है ये आगे जाकर के खत्म हो जाता है। यानी कि असद और गुलाम को आगे भागने का मौका नहीं मिला और फिर वो यहाँ पे आए। उनकी बाइक यहाँ से लड़खड़ाती है, इस तरफ से लड़खड़ा करके ये बाइक नीचे जाती है और वो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये नीचे थोड़ा सा है, यहाँ पर वो छिपने की कोशिश करते हैं, पुलिस वालों पर फायरिंग करते हैं और जवाब में मारे जाते हैं। उसके बाद उनको लेकर के जाते हैं। तो यहाँ पर इस वक्त ये जो ग्राउंड जीरो से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और किस तरीके से एनकाउंटर होता है और कैसे पुलिस पीछा करते हुए आती है, ये हम आपको बता रहे हैं। इस बीच लगातार जो है पूछताछ हो रही है, जिसमें कई
चौंकाने वाले खुलासे भी हो रहे हैं, क्योंकि इसमें यह बताया गया है कि किस तरीके से वहां पर हथियारों की मदद इन तक पहुंचाई जाती थी। इसके अलावा जो बाकी शूटर्स हैं उन तक भी पहुंचना है, गुड्डू मुस्लिम तक पहुंचना इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती है। मेरी सहयोगी सबीना भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सबीना, हम आपसे जानना चाहेंगे कि कब तक जो है ये इनके शव प्रयागराज लाए जाएंगे? क्या किसी ने बॉडी क्लेम की है? कोई रिश्तेदार मेडिकल कॉलेज में पहुंचा है? देखिए, इस वक्त जो हालात यहाँ पर है या फिर जो इंतजार किया जा रहा है वो असद के परिवार का किया जा रहा है। कितनी देर में पहुंचेंगे इसे लेकर थोड़ा सस्पेंस जरूर है, लेकिन इतना कि असद के परिवार से उसका नाना जो है, मौसा जो है, और साथ में मामा का भी जिक्र किया जा रहा है, पहुंच सकते हैं। फिलहाल वकील भी साथ में हो सकता है। पीछे की तस्वीर मेरे योगी अनिल सूद आपको दिखाएंगे। दरअसल ये यहीं पर जो है वो 3 घंटे तक करीब पोस्टमार्टम चला है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी यहाँ पर सामने आ चुकी है। असद, जिसकी उम्र महज 23 साल थी, जो सोच रहा था कि LLB करने के बाद, कानून की पढ़ाई करने के बाद वो काला कोट पहनेगा, लेकिन कानून का रखवाला तो नहीं बन पाया, लेकिन कानून की धज्जियां उड़ाने वाला जरूर बन गया। अपराध की काली दुनिया में किस तरह से वो दाखिल हो चुका था और अपने पिता अतीक अहमद के पूरे कारोबार को संभालने की फिराक में वो था। ये बात 24 फरवरी को सामने आ गई थी, जब बेनकाब होकर, यानी कि चेहरे पर नकाब ना रखते हुए CCTV में साफ तौर पर वो कैद हो गया था। ये इशारा उसने कर दिया था कि वो अपराध की दुनिया का सरगना बनने के लिए किस तरह से आगे बढ़ चुका है। लेकिन एनकाउंटर जिस तरह से कल हुआ, उसके बाद ये कहा जा सकता है कि अभी फिलहाल इंतजार किया जा रहा है कि असद के परिवार से आखिर कौन कौन अपनी मौजूदगी यहाँ पर दर्ज करवाता है, क्योंकि प्रयागराज में उसे दफनाने का जो इंतजाम है वो हो चुका है। ऐसे में अभी इंतजार किया जा रहा है, सुरक्षा के इंतजाम यहाँ पर है पूरी तरह से। यहाँ से जब असद निकलेगा, गुलाम का भी जिक्र करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि बताया जा रहा है कि मां ने साफ इनकार कर दिया है। ऐसे में बिल्कुल सबीना, बॉडी यही प्रयागराज को लेकर के आई जाएगी और वो तस्वीरें भी आगे हम दर्शकों को जरूर दिखाएंगे। लेकिन देखिए, असद का एनकाउंटर हो जरूर गया है। असद कर क्या रहा था, क्या प्लानिंग उसकी थी, जब उसके बारे में आप सुनेंगे तो फिर आप और ज्यादा चौंक जाएंगे। जो खुलासा उत्तर प्रदेश STF की तरफ से किया गया है असद की प्लानिंग को लेकर, वो और भी हैरान करने वाला है। अतीक अहमद के साबरमती टू प्रयागराज के बीच का जो एस्केप प्लान था, वो दरअसल उसके बेटे की तरफ से ही बनाया गया था। कैसे अब असद के उस प्लान का अब खुलासा हुआ है, वापस रिपोर्ट में देखिए। हमारी जो STF है, ATS है तथा सिविल पुलिस है, वो इनके उन्मूलन और सफाई में आगे भी कार्य करेगी। अपने ही जाल में फंसा माफिया का बेटा, अपने ही प्लान ने मौत के मुंह तक पहुंचा। बहुत बड़ी जगह पे जो कार्रवाई हुई है, वहां पर दो जो शूटर थे 5 लाख इनामिया, उनकी वो मारे गए हैं। पूरे 48 दिन तक माफिया अतीक का बेटा असद और शूटर गुलाम मोहम्मद पुलिस और यूपी STF को चकमा देते रहे, लगातार अपने ठिकाने बदलते रहे, कभी दिल्ली तो कभी यूपी MP बॉर्डर और कभी यूपी राजस्थान बॉर्डर, लेकिन दोनों अपने ही बुने जाल में ऐसे फंसे जिसका अंजाम मौत पर जाकर खत्म हुआ। पुलिस के मुताबिक असद और उसके गुर्गों ने अतीक को छुड़ाने के लिए बड़ा प्लान बनाया था। प्लान के मुताबिक गुजरात से प्रयागराज लाने के दौरान अतीक को छुड़ाने की प्लानिंग थी। इसके लिए उस पुलिस वैन पर हमले की साजिश रची गई। उस वैन पर हमले का प्लान था जिसमें पुलिस अतीक को साबरमती जेल से लेकर प्रयागराज ला रही थी। कॉन्वॉय पे हमला करके अपराधियों को छुड़ाया जा सकता है, और जिस तरह की जघन्य हत्या इन लोगों ने 24 फरवरी को की थी, उसको देखते हुए हमारी स्पेशल फोर्सेस तथा सिविल पुलिस की विशेष टीमें लगाई गई। जिस जगह असद और शूटर गुलाम मोहम्मद का एनकाउंटर हुआ, वहां से झांसी की दूरी महज 20 किलोमीटर है। अतीक को इसी से सटे झांसी हाईवे के जरिए साबरमती से प्रयागराज लाया जा रहा था। पुलिस के पास इनपुट था कि असद और गुलाम अतीक को छुड़ाने के फिराक में थे। सूचना थी कि इनके ऊपर, इनके कॉन्वॉय पे अटैक करके इनको छुड़ाने का प्रयास किया जा सकता है। तो उन संभावनाओं को देखते हुए हम लोगों ने सभी तरह की प्रिकॉशंस और लिए थे।
हालांकि इस प्लानिंग से पहले पुलिस और यूपी एसटीएफ असद को ढूंढने के लिए पिछले 48 दिनों से उसका पीछा कर रही थी। पिछले 15 दिन से असद की लोकेशन उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर मिल रही थी। इस दौरान कई बार असद की लोकेशन यूपी और राजस्थान बॉर्डर पर भी ट्रेस हुई। इसके बाद से ही एसटीएफ ने इन्हें दबोचने के लिए यहां डेरा डाल दिया। बॉर्डर से सटे 10 जिलों में एसटीएफ की टीम असद और गुलाम मोहम्मद की लोकेशन तलाश रही थी। एनकाउंटर से 3 दिन पहले दोनों की लोकेशन झांसी और उससे सटे इलाके में मिली थी। उसी वक्त अतीक को साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जा रहा था। इसके बाद एसटीएफ ने डिप्टी एसपी नवेंदु कुमार और डिप्टी एसपी विमल कुमार की अगुवाई में 12 जवानों की टीम को इन्हें ढूंढने के लिए लगा दिया। काफ़ी मेहनत के बाद एसटीएफ की टीम ने फाइनली इनको ट्रैक डाउन करने में इनको सफलता प्राप्त हुई। हमें पहले से जानकारी थी कि इनके पास सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं। तो एसटीएफ टीम पूरी तैयारी के साथ थी और झांसी में आज जो मुठभेड़ हुई है इसमें असद और गुलाम जो इस घटना के प्रमुख शूटर्स थे वो मारे गए हैं। इस घटना को पूरे देश ने लगभग लाइव देखा था क्योंकि सीसीटीवी फुटेजेस उपलब्ध थे। पुलिस की जांच में यह भी पता लगा कि असद भागने के दौरान पूरे 15 दिन तक दिल्ली में छुपा रहा। दिल्ली के संगम विहार इलाके का ये वही मकान है जहां असद वारदात के 3 दिन बाद पहुंचा था और पूरे 15 दिन उसने यहीं बिताए थे। अतीक अहमद के बेटे असद अहमद और उसके साथी गुलाम को यूपी एसटीएफ ने झांसी इलाके में मार गिराया है। ये दोनों वांटेड थे और 5 लाख के इनामी थे। लेकिन सबसे बड़ी खबर ये है कि दिल्ली के संगम विहार इलाके में 15 दिन रुका था असद अहमद। अपने साथी गुलाम जो शूटर था, इन लोगों ने उमेश पाल की हत्या की थी और उसके बाद से ही फरार हो गए थे। 24 फरवरी को होने वाली इस हत्याकांड के बाद 27 फरवरी को असद खालिद नाम के शख्स के इस घर में आया था और यहाँ पर 15 दिन रहा था और 14 मार्च को यहाँ से निकला था। यानी 15 दिन दिल्ली के संगम विहार के उस इलाके में रह रहा था। ये वो दोनों हथियार हैं जो एनकाउंटर के बाद असद और गुलाम के पास से मिले हैं। इनमें एक है B88 की 7.63 बोर पिस्तौल और दूसरी ब्रिटिश बुलडॉग पिस्तौल। अब पुलिस को तलाश गुड्डू मुस्लिम की है जो प्रयागराज शूटआउट के केस का अहम किरदार था। वो कहावत सुनी होगी ना आपने, रस्सी जल गई बल नहीं गया। अतीक एंड फैमिली, खासकर असद का यही हाल था। हर परिवार का शख्स भागा भागा फिर रहा था, सबके ऊपर शिकंजा कसा गया। लेकिन आप देख रहे हैं रिपोर्ट में हमने कैसे आपको बताया, बावजूद इसके इतना सब होने के बाद भी असद का ये प्लान था कि बाप को छुड़ा लिया जाए। मनोज मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं और मनोज एनकाउंटर वाली जगह के पास ही है। मनोज, अगर ये एनकाउंटर नहीं हुआ होता, उत्तर प्रदेश पुलिस ने ये स्पष्ट नहीं किया होता कि आखिर उन बॉडी वॉर्न कैमरों की जरूरत क्यों आन पड़ी थी अतीक को यहाँ प्रयागराज ले आने के लिए। वो जो फुल प्रूफ प्लान पुलिस की तरफ से भी तैनात किया गया था, उसके पीछे वजह तो ये असद, मोहम्मद गुलाम और अतीक को छुड़ाने की जो प्लानिंग थी वही थी। जाहिर तौर पर, क्योंकि मैं हाईवे पर इस समय आपको वही दिखाना चाह रहा हूँ कि ये झांसी कानपुर हाईवे है और ये इस हाईवे से जो कॉन्वॉय है पुलिस जब लेकर जाती थी साबरमती से जब निकलती थी और यहाँ पर झांसी कानपुर हाईवे से आगे बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे से होते हुए जब निकलती थी तो यही एक रास्ता है जो लगातार फॉलो करती थी। और वो तारीखें बड़ी अहम होती थी क्योंकि जो उन तारीखों में जैसे इसके पहले 13 अप्रैल को काफिला निकला था, उन तारीखों में 13 अप्रैल को नहीं, इसके पहले 3 दिन पहले काफिला निकला था, तो यही हाईवे से निकला था। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा ये रास्ता, ये 1.5 किलोमीटर का हाईवे से जो रास्ता है पारिशा बांध की तरफ जाने वाला, इस बांध को इसी रास्ते में 1.5 किलोमीटर आगे चल के जो एनकाउंटर हुआ। और पुलिस के लिए सबसे अहम बात यह है कि 11:30 से 12:55 का समय, यानी 1 घंटे 25 मिनट का वो समय जिसमें इस एनकाउंटर की पूरी रूपरेखा बनी, क्योंकि पुलिस के पास इस बात की लगातार सूचना थी, इंफॉर्मेशन मिल रही थी। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक लौटेंगे आपके पास में और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, लेकिन देखिए किस तरह से अतीक के कुनबे की ये क्राइम कुंडली अब सबके सामने आ गई है और इसका नतीजा भी आप देख लीजिए कि अपराध का अंजाम किस तरह से अपराध के नतीजों सामने आता है। 2 बेटे जेल की सलाखों के पीछे हैं, 2 बाल सुधार गृह में इस वक्त मौजूद है और असद का एनकाउंटर हो गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई है, परिवार का इंतजार यहाँ पर किया जा रहा है। इस बीच बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई, कल देर रात तक पूछताछ अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ से की गई है। धूमनगंज थाने का जिक्र
कर रहे हैं, जहां चारों तरफ बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, किसी को थाने के अंदर जाने की इजाजत नहीं है। सवालों की अभी भी वो लंबी फहरिस्त जिसके जवाब सामने आने बाकी हैं और यही वजह है कि उन सवालों के जवाब तलाशे जा रहे हैं। कल बेटे के एनकाउंटर की खबर सुनने के बाद बताया जाता है कि फूट फूट कर अतीक अहमद रोने लगा, वो अपनी बेटे की मिट्टी चाहता है। और देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ संदेश दिया था कि माफिया को, अपराधियों को वो मिट्टी में मिला देंगे। तो एक मिट्टी के देखिए किस तरह से दो पहलू यहां पर सामने आए।